हेलो क्लास, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें द नेक्स्ट टॉपिक इज राइबोसोम्स। राइबोसोम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे राइबोसोम स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील का मतलब है जिसमें कि आपको मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। राइबोसोम ही एक ऐसा ऑर्गेनील है जो आपको यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल दोनों सेल में आपको ये मिलता है। राइबोसोम की डिस्कवरी रॉबिन्सन एंड ब्राउन साइंटिस्ट ने राइबोसोम की डिस्कवरी करी थी इन प्लांट सेल्स में। राइबोसोम की डिस्कवरी रॉबिन्सन एंड ब्राउन साइंटिस्ट ने करी है और जॉर्ज पैलेट साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है किसमें? एनिमल सेल। देखिए, राइबोसोम में आपको कोई मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील होता है, कोई भी मेम्ब्रेन इसके बाहर आपको नहीं मिलती है। राइबोसोम की डिस्कवरी मैंने आपको क्या बताया? प्लांट सेल में अलग साइंटिस्ट हैं रॉबिन्सन एंड ब्राउन, एंड एनिमल सेल में अलग साइंटिस्ट हैं आपके जॉर्ज पैलेट। ठीक, राइबोसोम ही याद रखना कि एक ऐसा ऑर्गेनील है विच इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक as well as eukaryotic cell। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों टाइप की सेल में आपको राइबोसोम एज अ ऑर्गेनील मिलेगा। अब हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। राइबोसोम पहले देख लीजिए एक चीज कि राइबोसोम आपको यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में मिल रहा है, तो दोनों में राइबोसोम अलग अलग टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं दैट इज 70S राइबोसोम। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। इन साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होगा वो होगा आपका 80S राइबोसोम। एंड जो आपका ऑर्गेनील, अब याद करिए कौन कौन से दो ऑर्गेनील्स बताए थे आपको? तो ऑर्गेनील्स बताया था आपको माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों ऑर्गेनील में आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपका राइबोसोम जो होता है वो आपका कैसा आ जाएगा बेटा? 70S राइबोसोम आएगा। जैसे कि आपको किसमें मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में हमें 70S राइबोसोम मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल्स में आपको दो टाइप के राइबोसोम मिलेंगे। इस साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम, एंड आपको ऑर्गेनील्स में कौन सा राइबोसोम मिलेगा? 70S राइबोसोम मिलेगा। अब एक चीज समझिए, इसमें ये S क्या है? बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं। व्हाट इज दिस S? एक्चुअली S जो है राइबोसोम जो होता है इसके बारे में समझते हैं। व्हाट इज दिस? राइबोसोम जो होता है वो बहुत छोटा ऑर्गेनील होता है, तो इसके साइज को मेजर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसका साइज बहुत ज्यादा मुश्किल होता है मेजर करना। तो इसके साइज को मेजर करने के लिए कि इसका साइज हम कैसे मेजर करें, इसके लिए एक साइंटिस्ट जो है स्वेजबर्ग साइंटिस्ट ने एक यूनिट प्रोवाइड करी जिसको हम उन्हीं के नाम से बोलते हैं S यूनिट। ठीक है, स्वेजबर्ग यूनिट भी आप इसको बोलेंगे S को। जो S लगा हुआ है ना राइबोसोम में 70S या 80S, इसका मतलब है स्वेजबर्ग यूनिट। अब इसका मीनिंग क्या है इसको समझो। देखो, राइबोसोम मैंने बताया वेरी स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनील विदाउट एनी मेम्ब्रेन, देयरफॉर टू मेजर द साइज ऑफ राइबोसोम इज वेरी डिफिकल्ट. Due to this, we perform different methods and a specific method to measure the size of ribosome. That method is known as sedimentation coefficient method. इसमें हम क्या करते क्या हैं? हमने क्या करना है, राइबोसोम्स को हाई स्पीड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन पता है ना आपको, इस तरीके से घूमती। तो हाई स्पीड वाली अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में आप राइबोसोम को डालेंगे। अगर जो राइबोसोम्स कौन सा राइबोसोम कितना ड्यूरेशन ले रहा है सेटल डाउन होने में, उस बेसिस पे आपने उस राइबोसोम को उतना ही यूनिट प्रोवाइड कर देना है।
अगर जो कोई राइबोसोम 70 सेकेंड डिराइव करता है सेडिमेंट होने में, तो आप उसे कहेंगे वो 70S राइबोसोम है। और अगर जो कोई राइबोसोम 80 सेकेंड में सेटल डाउन हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है इन हाई स्पीड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, देन दैट राइबोसोम इज नोन एज 80S राइबोसोम। इतनी चीज समझ में आ गई। इसका मतलब राइबोसोम को मेजर करने का एक ही तरीका है कि हम उसके सेडिमेंटेशन का टाइम मेजर करें कि वो कितनी देर में सेडिमेंट हो रहा है, किसमें, हाई स्पीड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में। और उस टाइम को ही हम, टाइम के बेसिस पे ही हम राइबोसोम को यूनिट प्रोवाइड कर देंगे कि 70 वाला जो राइबोसोम है, 70S, हम इससे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 70 सेकेंड में सेटल डाउन होता है। इसका मतलब S जो है वो एक और चीज यूनिट, एक और चीज डिनोट कर रहा है, दैट इज सेकेंड्स। सेकेंड्स मीन्स टाइम, ठीक है, कितने टाइम में कोई राइबोसोम सेटल डाउन हुआ। तो अब आप बोलेंगे एस, तो देखिए हमारा एस इज द सेकेंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, देयरफॉर यू कैन नॉट यूज सेकेंड एज द राइबोसोमल सब यूनिट और राइबोसोमल यूनिट, ड्यू टू विच द एस इज नोन एज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हम इसे बोलते हैं, ठीक है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आप इसे बोलेंगे। इसका मतलब 70S वाला राइबोसोम 70 सेकेंड में सेटल डाउन होता है, सेडिमेंट होता है इन सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, एंड दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय स्वेजबर्ग साइंटिस्ट। ड्यू टू दिस यूनिट इज ऑल्सो नोन एज स्वेजबर्ग यूनिट। ठीक, 80S ribosome will take 80 seconds to settle down or sediment in high-speed ultra-centrifugation machine, due to which it is also known as 80S. 80S means 80 second. S means sedimentation coefficient और S means Schwarzschild unit. ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आए। इसका मतलब कहीं भी राइबोसोम का स्ट्रक्चर हम पढ़ें और राइबोसोम में या आपको अगर जो कहीं भी आप बोल रहे हैं कि राइबोसोम आ रहा है और उसमें ये एस बार बार आता जा रहा है, तो एस से आप कंफ्यूज मत होना। ये एस का मतलब स्वेजबर्ग यूनिट। स्वेजबर्ग यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्वेजबर्ग साइंटिस्ट ने इसको मेजर करने की यूनिट बताई है। एस का दूसरा मीनिंग है सेकेंड, 70S मतलब 70 सेकेंड, 80S मतलब 80 सेकेंड, और एस का मीनिंग एक और है, वो है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन में कितना टाइम लगेगा किसी राइबोसोम को हाई स्पीड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में जब आप उसे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में मैंने आपको ये बता दिया कि एस का मीनिंग क्या है। अब देखते हैं बेटा, राइबोसोम जो है हमेशा बनता है दो चीजों से। एक तो आ जाता है आपका प्रोटीन और दूसरा आ जाएगा आपका आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन से बनेगा। इट इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स एंड आरएनए से बना होगा राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम जो है बेसिकली मैंने बताया आपको दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका 70S राइबोसोम और दूसरा होता है आपका 80S राइबोसोम। इन दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। देखिए, 70S राइबोसोम, इट इज द प्रोकैरियोटिक एंड ऑर्गेनील राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक एंड ऑर्गेनील राइबोसोम। ठीक है, ऑर्गेनीली राइबोसोम इज 70S ribosome. 80S ribosome is only the eukaryotic ribosome. देखिए, every ribosome, both 70S and 80S ribosome is made up of two subunits. इन दोनों की दो subunits आपको मिलेंगी। ठीक है, एक सबयूनिट होती है इसकी, 2 सबयूनिट्स इसकी आपको मिलेंगी, 70S की भी और 80S राइबोसोम की। ठीक, 70S राइबोसोम की जो एक सब यूनिट होती है वो होती है लार्ज सब यूनिट, एंड दूसरी आ जाएगी बेटा स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। इन द सेम वे इन 80S राइबोसोम, लार्ज सब यूनिट
and smaller subunit, smaller subunit, smaller subunit. ठीक है. Larger subunit in case of 70S राइबोसोम, जो लार्ज सब यूनिट है बेटा ये बनी, ये होती है हमारी 50S. इट इज कॉल्ड 50S. ठीक है. जो स्मॉलर सब यूनिट होती है 70S में, वो आ जाएगी हमारी 30S. 30S. ठीक है. यहाँ पे हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक 80S राइबोसोम में आपकी जो लार्जर सब यूनिट है वो है आपकी 60S एंड जो स्मॉलर सब यूनिट है आपकी वो है आपकी 40S. अब इसमें आगे कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि 50 प्लस 30 तो आपका 80 होता है, तो ये तो आपकी जो है 80S राइबोसोम की होनी चाहिए, और 60 एंड 40 तो आपका 100 आ रहा है, तो ये ज्यादा बन रहा है. ठीक है. सम इसका आपने इन दोनों को ऐड नहीं करना है. मैंने अगेन आपको बता रही हूँ, एस का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, स्वेजबर्ग यूनिट है. अगर जो हम इसकी दो सब यूनिट्स की बात करें तो दो सब यूनिट्स अलग अलग होने पे कितना टाइम डिराइव कर रही हैं, उस बेसिस पे इसकी दोनों सब यूनिट्स हमने नेम कर रखी हैं कि दोनों सब यूनिट्स को सेपरेटली जब आप सेडिमेंट कर रहे हैं तो सेपरेटली सेडिमेंट होने पे इनको कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम रिक्वायर्ड है, उस बेसिस पे हमने इनकी दोनों सब यूनिट्स को नाम दिया है. आप ये नहीं भूलेंगे कि दोनों सब यूनिट्स का आपने एडिशन करना है. नो, यू डू नॉट एड दीज टू सब यूनिट्स. ठीक है. इसको अगर जो हम लार्ज सब यूनिट देखें 60S मीन्स इट टेक 60 सेकेंड टाइम टू सेडिमेंट इन हाई स्पीड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन. द स्मॉलर सब यूनिट विल टेक 40 सेकेंड टाइम. Here in 70S ribosome, the 50S is the sedimentation time of larger subunit and 30S is the time duration of smaller subunit. इतना समझ में आया आपको? अब देखिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. ये चीज आपको क्लियर हो गई. 70S प्रोकैरियोटिक एंड ऑर्गेनील का राइबोसोम है, दो सब यूनिट्स हैं, लार्जर एंड स्मॉलर. 80S यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में आपको मिलेगा, दो सब यूनिट्स हैं इसकी, लार्जर एंड स्मॉलर. लार्जर 60S, स्मॉलर 40S. ठीक है. अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, 70S एंड 80S का स्ट्रक्चर देखते हैं. देखिए बेटा, इसमें हर एक राइबोसोम मैंने आपको बताया दो सब यूनिट से मिलके बनता है. ये दोनों सब यूनिट्स इसकी किस तरीके से हैं, ये आ जाएगी स्मॉलर सब यूनिट और ये नीचे आ जाएगी लार्जर सब यूनिट. In the same way, in 80S ribosome, this is smaller subunit and this one is larger subunit. देखिए राइबोसोम में जो दो सब यूनिट्स होती हैं ये जनरली सेपरेट रहेंगी इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, लेकिन जिस टाइम पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस टाइम पे ये दोनों एक राइबोसोम के, एवरी राइबोसोम की जो दो दो सब यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी और असेंबल हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस. मतलब मैग्नीशियम participate in the assembling of both the subunits of ribosome. ये मैग्नीशियम आयन क्या करेगा बेटा, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स को बाइंड करने में हेल्प करेगा. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर में आप देखेंगे ये वाला टॉपिक फिर से आएगा. मैग्नीशियम के फंक्शंस आपने वहां पे पढ़ने हैं, तो उस टॉपिक में आप पढ़ेंगे मैग्नीशियम का एक फंक्शन आपने वहां पे पढ़ना है, राइबोसोमल. इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम. मतलब ये लिखा हुआ है वहां पे कि मैग्नीशियम जो है वो राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो वो हेल्प क्या कर रहा है, बेसिकली वो क्या कर रहा है, राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स को आपस में एसोसिएट करने में मदद कर रहा है ताकि राइबोसोम पार्टिसिपेट कर सके इन प्रोटीन सिंथेसिस. देखिए 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम दोनों की सब यूनिट्स आपको क्लियर दिख रही है कि ऊपर की तरफ आपको स्मॉलर सब यूनिट दिख रही है, ये वाली कौन सी हो गई, इनकी लार्जर सब यूनिट हो गई. 70S राइबोसोम में स्मॉलर सब यूनिट में आपको 16S RNA आपको मिलेंगे, मतलब राइबोसोमल RNA. 80S में इसकी जगह पे स्मॉलर सब यूनिट में आपको मिल जाएगा 18S RNA. ठीक है. लार्जर सब यूनिट में 70S में जो लार्जर सब यूनिट है वहां पे आपको दो अलग अलग RNA मिलते हैं. एक होता है हमारा 23S RNA and the other one is 5S RNA. ठीक है. 5S RNA and 23S RNA.
In the ATS, the larger subunit consists of 3 rRNA. First one is 28S rRNA. Second one is 5S rRNA. And the third one is 5.8S rRNA. ठीक है, ये 3 आपको rRNA मिल रहे हैं किसमें, लार्जर सब यूनिट में, किसकी, 680S की, मतलब this one is 60S, this one is 40S, this is 30S and this one is 50S. ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर में मैंने rRNA का कंपोजिशन बता दिया, rRNA कहाँ पे कौन से हैं। अब एक चीज देखिए, आपको अगर जो आपने 12th क्लास में जो है प्रोटीन सिंथेसिस वाला टॉपिक पढ़ा है, ट्रांसलेशन वाला टॉपिक, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि mRNA जो होता है हमारा, जैसे मान लीजिए mRNA है, या आपका स्मॉलर सब यूनिट है, तो यहाँ पे आके mRNA जुड़ता है। mRNA क्या लेके आता है, इसके पास जेनेटिक कोड लेके आता है, मतलब इंफॉर्मेशन लेके आता है डीएनए की। mRNA यहाँ पे आके एसोसिएट होगा स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम की, और यहाँ पे जो mRNA आ रहा है, इसके पास जो ये मैसेज प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, ये है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। mRNA को असेंबल होने के लिए, जुड़ने के लिए एक RNA चाहिए होता है, वो RNA इसे मिलता है इन द फॉर्म ऑफ 16S rRNA और इन द फॉर्म ऑफ 18S rRNA। ठीक है, यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि स्मॉलर सब यूनिट में जो rRNA प्रेजेंट है, वो mRNA को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, mRNA यहाँ आके अटैच होगा। दूसरी चीज आपने पढ़ा था कि जो लार्जर सब यूनिट है, वहां पे tRNA आके ज्वाइन करता है, क्योंकि tRNA क्या कैरी करता है बेटा, अमीनो एसिड। जो भी जेनेटिक कोड है, जैसे AUG है, मीथियोनिन का जेनेटिक कोड है, तो उसके लिए ये लेके आएगा बेटा, tRNA लेके आएगा अमीनो एसिड, उसी कोडिंग का। तो tRNA यहाँ पे अमीनो एसिड लेके आता है और यहाँ असेंबल होते हैं, 2 tRNA यहाँ पे असेंबल रहते हैं। ठीक है, तो उन tRNA को साइट फॉर अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे ये rRNA, जो कि आपके लार्जर सब यूनिट में है। ठीक है, समझ में आई आपको इतनी चीज। mRNA binds to the rRNA which is present in the smaller subunit of ribosome, and tRNA which carries the amino acid for protein synthesis binds to the rRNA present in the larger subunit of ribosome. This is the main function of ribosome, to provide attachment site to mRNA and tRNA, due to which it participate in protein synthesis. Now, 2 types of proteins are synthesized by cells. First one, the secretory proteins and the non-secretory proteins. Secretory proteins, just like the enzymes. Secretory proteins are different types of enzymes and hormones which are released by the different cells to regulate the functions of other cell. Now, these types of proteins, secretory proteins, are synthesized by the ribosome when they are attached to any membrane. मतलब सिक्रीटरी प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए राइबोसोम किसी मेम्ब्रेन से जाके जुड़ते हैं। जनरली ये बहुत हाई लेवल के चीजें हैं, बस बेसिक चीज आप याद रख लीजिए कि सिक्रीटरी प्रोटीन तब सिंथेसाइज होगा जब राइबोसोम किससे जाके बाइंड होगा बेटा, किसी मेम्ब्रेन से जाके बाइंड होगा। ठीक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड जो राइबोसोम्स हैं वो सिंथेसाइज करेंगे बेटा सिक्रीटरी प्रोटीन्स, एंड जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन्स जो सेल्स को अपने फंक्शन के लिए चाहिए, भाई सेल्स में सारे फंक्शन जो है वो प्रोटीन्स तो हर एक सेल को चाहिए अपने नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी, तो वो प्रोटीन जो सेल की अपनी खुद की फंक्शनिंग के लिए यूज होते हैं वो नॉन सिक्रीटरी होंगे, उनको सेल से बाहर रिलीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय फ्री राइबोसोम। जो राइबोसोम फ्रीली किसी सेल में पड़े हुए होते हैं
वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में जो पड़े हुए हैं वो नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन बनाने का काम करेंगे। उनको अपने सिंथेसिस के लिए किसी भी मेम्ब्रेन, अपने प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए किसी भी मेम्ब्रेन से अटैच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब देखिए इसमें एक और चीज समझिए आप, एक और पॉइंट बता देती हूँ आपको। जब किसी यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक जो राइबोसोम होता है वो पहले पूरा का पूरा एमआरएनए को रीड करेगा। जैसे मान लीजिए एमआरएनए यहाँ एंटर कर चुका है तो ये राइबोसोम पहले पूरे इस एमआरएनए को रीड करेगा, है ना। और एक यहाँ से जैसे जैसे ये रीड करता चलेगा वैसे वैसे क्या होगा बेटा, यहाँ से पेप्टाइड चेन जो है प्रोटीन की वो सिंथेसाइज होती रहेगी। अब ये राइबोसोम पूरा इस एमआरएनए पे मूव करेगा और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा एक प्रोटीन की चेन सिंथेसाइज करके। ठीक, फिर जब ये यहाँ से रिलीज होगा तो उसके बाद फिर दूसरा राइबोसोम यहाँ आके बाइंड होगा। इसका मतलब ये है कि एक बार में केवल एक ही राइबोसोम एक मेम्ब्रेन एक एमआरएनए से जुड़ के प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। ऐसा होगा यूकैरियोटिक सेल में। इन यूकैरियोटिक सेल only one ribosome binds at a time to one mRNA, ठीक है, to synthesize its protein. But in case of prokaryotic cell, several ribosomes attached to the single mRNA to synthesize many protein chains, that is polypeptide chains, is known as, this complex is known as polyribosomal complex. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीराइबोसोमल कॉम्प्लेक्स हम इसको बोलते हैं। जिसमें मैंने आपको क्या बताया, जब एक ही एमआरएनए से एक से ज्यादा राइबोसोम्स बाइंड करके साइमल्टेनियसली खूब सारी प्रोटीन चेन सिंथेसाइज करते हैं तो उसको हम पॉलीराइबोसोमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये हमें मिलेगा केवल बैक्टीरियल सेल में, यूकैरियोटिक सेल्स में ये टोटली एब्सेंट होते हैं। तो चलिए बेटे राइबोसोम हो गया, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, थैंक यू।